नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। भारत ने एक बार फिर से आज ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सुखोई 30 MKI विमान से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारतीय वायुसेना ने इस बारे में जानकारी दी है। वायुसेना के मुताबिक मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक सुखोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का यह पहला प्रक्षेपण था। इसके साथ ही वायुसेना ने इस विमान से लंबी दूरी पर यानी कि जमीन और समुद्री निशाना साधने की क्षमता हासिल कर ली है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों चीन और भारत के बीच में तनाव अभी भी बना हुआ है LAC पर, और ऐसे में भारत ने अपनी तैयारियां तो मजबूत करनी शुरू कर दी हैं। इसीलिए अब चीन के सामने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सेना ने रक्षा मंत्रालय के सामने DRDO के द्वारा विकसित 12 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीदने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने रक्षा मंत्रालय के सामने 1000 करोड़ रुपए के स्वाति रडार खरीदने का ये प्रस्ताव रखा है। सेना की तरफ से भेजे गए इस प्रस्ताव पर अब उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय की बैठक में विचार किया जाएगा। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को तैयार किया है। DRDO के इस रडार को सेना में काफी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में इस रडार की आर्मीनिया को आपूर्ति की गई है। हालांकि बता दें कि ये रडार 50 किलोमीटर तक की सीमा पर मौजूद मोटार, गोले और रॉकेटों का पता लगाने में सक्षम है। ये रडार दुश्मन के हथियारों को सबसे तेजी से और सटीक जगह बताने में सक्षम है। भारतीय सेना चीन से जारी तनाव के बीच अलग अलग अभियानों में रडार का इस्तेमाल करती है। DRDO की ओर से विकसित इस रडार को साल 2018 में सेना को ट्रायल के तौर पर दिया गया था। बता दें कि नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी पहले ही कह चुके हैं कि सेना में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियार होने चाहिए। इसके साथ ही सेना को जल्द ही ऑटोमेटिक आर्टिलरी गन जैसे उपकरण दिए जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बातचीत की है। बातचीत के बारे में बताते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ अच्छी वार्ता हुई है। साथ ही हमने द्विपक्षीय सहयोग और सामरिक भागीदारी के ऊपर भी बातचीत की है। विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने कहा कि भारत ने कठिन सुरक्षा चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा है। उन्होंने बताया कि चाहे उरी या बालाकोट, डोकलाम या लद्दाख, आप देखेंगे कि ये ऐसा देश नहीं है जो कठिन सुरक्षा चुनौतियों से मुंह मोड़ता है। दोस्तों अभी हाल ही में चाइना की एक नई पनडुब्बी सैटेलाइट तस्वीरों से हमारे सामने आई थी, लेकिन अब चीन का अब तक का सबसे बड़ा हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगभग तैयार हो चुका है। हाल ही में सामने आई कुछ नई तस्वीरों में टाइप 003 नाम के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर सभी तरीके की जो आशंकाएं थी उन पर विराम लग चुका है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसे चंद हफ्तों में लॉन्च किया जा सकता है। पहले ऐसा दावा किया गया था कि कोरोना की वजह से चीन ये प्रोजेक्ट समय पर नहीं पूरा कर पाएगा और ये विलंब से चल रहा है और इसकी लॉन्चिंग में देरी हो सकती है, लेकिन नई तस्वीरों में साफ हो चुका है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और इसे आने वाले कुछ दिनों में समुद्री ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। चीन का टाइप 003 अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर US गोराल्ड R4 से कुछ मीटर छोटा है। दरअसल 2017 से ही शंघाई के चांगकिंग द्वीप पर जियांगन शिपयार्ड में टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण चल रहा है। बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर के करीब है। इस भारी भरकम एयरक्राफ्ट को ताकत देने के लिए कन्वेंशनल और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपोजन का इस्तेमाल किया गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले तकनीकी रूप से काफी एडवांस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है। चीन का दावा है कि वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FC-31 को ऑपरेट करेगा। बताया जा रहा है कि टाइप 003 की स्पीड बाकी एयरक्राफ्ट की अपेक्षा काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, चीन के पास मौजूदा विमान वाहकों की तुलना में इसे डेक पर हथियारों का एक बड़ा शस्त्रागार है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के स्टार बोर्ड की तरफ 2 बड़े साइड माउंटेड एयरक्राफ्ट लिफ्ट हैं, जो हैंगर से लड़ाकू विमानों को आसानी से रनवे रैंप तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों चीन के प्रति आक्रामक रवैये और उसकी ओर से बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका में भारतवंशी सांसद रॉ खन्ना ने कहा कि बाइडेन प्रशासन भारत को और रणनीतिक हथियार मुहैया कराए ताकि भारत अपनी सीमाओं को चीन से अपने दम पर सुरक्षित रख सके। दोस्तों इस बात से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक तो अमेरिका भड़काने का काम भी करता है, दूसरा वो अपने हथियारों को भारत में बेचना चाहता है, क्योंकि खन्ना ने यह भी कहा कि भारत रूसी हथियारों से ज्यादा अमेरिकी हथियारों पर भरोसा करे। इसके अलावा खन्ना ने सामुदायिक नेता अजय भटोरिया के साथ बैठक की। सामुदायिक नेता अजय भटोरिया ने कहा कि वैश्विक स्थिरता और खास तौर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों लोकतंत्र भारत और अमेरिका एक दूसरे की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका को मिलाकर बनाए गए क्वाड की
चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित और उसका मुकाबला करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ अमेरिका की मजबूत साझेदारी की अब आवश्यकता है। इसके लिए भारत को हथियार आपूर्ति किए जाने की सख्त जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की इंटेंशन क्या है। वो रशिया पर हमारी निर्भरता को कम करना चाहता है। हालांकि हमें निर्भर तो किसी पर नहीं रहना और आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय सेना के पास इस वक्त सबसे ज्यादा रशियन हथियार है, तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें देखकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भारत के एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड ने 155 mm × 52 कैलिबर एमुनिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि अब ये कंपनी 52 कैलिबर के एनिमेशन बनाने में सक्षम है, जिनका इस्तेमाल स्वदेशी ATAGS K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हविल्जर और आने वाले ट्रक माउंटेड हविल्जर में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अब एक मीटिंग करने वाली है इस महीने के अंत में, जिसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सी विदेशी कंपनियां हैं जिन पर अब एक्शन लिया जाएगा, जिन्होंने अपने ऑफसेट दायित्वों को पूरा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि इसमें फ्रांस की फर्म डसॉल्ट एविएशन, साफ्रान, टेलिस, रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, इजरायली इल्बिट सिस्टम और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के अलावा यूएस फर्म बोइंग और ब्रिटिश फर्म BAE सिस्टम शामिल है। रक्षा मंत्रालय अब इनको अंतिम और आखिरी बार चेतावनी देने जा रही है। अगर वो अपने ऑफसेट दायित्वों को पूरा नहीं करती तो भारत सरकार उन्हें भविष्य में किसी भी भारतीय प्रोग्राम में बिडिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं करेगी। और बता दें कि सभी विदेशी कंपनियों को $13 बिलियन के ऑफसेट दायित्वों को पूरा करना है। दोस्तों, भारतीय सेना ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है 500 प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल यानी कि PMV, जिनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड में किया जाएगा, और 700 प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स को स्टैंडर्ड एल्टीट्यूड पर ऑपरेट किया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना अब वेंडर्स की तलाश कर रही है जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। बता दें कि प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल जो कि स्टैंडर्ड एल्टीट्यूड में ऑपरेट होगा, ये 4x4 ड्राइव मोड विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ होना चाहिए, जो कि 9000 फीट में संचालित किया जा सके, और इसमें स्नैक लेवल 2 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन होना चाहिए, और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन रोड होनी चाहिए, और इसके अलावा क्रॉस कंट्री मोड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होनी चाहिए। साथ ही इसमें 10 लोग क्रू मेंबर्स के साथ बैठने में सक्षम होने चाहिए, और इसकी पेलोड क्षमता 2 टन की होनी चाहिए। साथ ही इसमें 7.62 mm लाइट मशीन गन डिटैचेबल मोड के साथ माउंट होनी चाहिए। साथ ही इसमें 360 डिग्री का रोटेशन टर्रेट होना चाहिए इसकी छत पर, और इसमें 11 फायरिंग पॉड्स भी होने चाहिए। और इसी प्रकार की जो जरूरतें हैं वो हाई एल्टीट्यूड प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल पे भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें अंतर यह होगा हाई पावर टू वेट रेशो, जो कि 27 हॉर्स पावर पर टन के हिसाब से होना चाहिए, और इसे 17,000 फीट पर ऑपरेट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 12 महीनों के अंदर इनकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना 50 की संख्या में ब्योवेंसी ग्लाइडर जो कि रिप्लेसेबल मिशन पेलोड के साथ होंगे उन्हें खरीदना चाहती है। इनका इस्तेमाल ओशियोनोग्राफी का डेटा कलेक्शन करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशन मिशन में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर कि पानी के नीचे के टारगेट्स के लिए, जिसमें कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन काउंटर मेजर्स और नेवल स्पेशल वॉरफेयर मिशन करने में ये सक्षम होना चाहिए। बता दें कि ये ग्लाइडर एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल होगा जिसका 1000 किलोमीटर तक का इंड्योरेंस होगा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक जवान को गिरफ्तार किया। इस आरोपी का नाम देवेंद्र शर्मा है। क्राइम ब्रांच को इस पूरे काम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का अंदेशा भी है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का जवान देवेंद्र शर्मा को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश करवाई गई। क्राइम ब्रांच को आरोपी की पत्नी के बैंक खाते में कुछ संदिग्ध लेन देन भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी देवेंद्र शर्मा कानपुर का रहने वाला है। पिछले दिनों भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से एक शिकायत मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के सुब्रतो पार्क स्थित एयरफोर्स के रिकॉर्ड कार्यालय में एडमिन असिस्टेंट के रूप में कार्यरत देवेंद्र शर्मा जासूसी करता है। उसने देश के रक्षा प्रतिष्ठानों और वायुसेना के कर्मियों के बारे में कई संवेदनशील जानकारी लीक की है। देवेंद्र ने यह जानकारी एयरफोर्स के कंप्यूटर और अन्य फाइलों से निकाली और दुश्मन मुल्क के एजेंटों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज भी दी। एयरफोर्स से शिकायत मिलने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य दस्तावेजों को सबूत के तौर पर जब्त किया गया। सबूत मिलने के बाद आरोपी देवेंद्र शर्मा को दिल्ली के धौला कुआं इलाके से 6 मई को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है इसका खुलासा करने के लिए फिलहाल जांच जारी है। दोस्तों, अगली खबर भारत और नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल सरकार ने पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास को लेकर भारत से बातचीत करने का फैसला किया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले चीन से बातचीत कर रहा था। नेपाली मीडिया के मुताबिक साल 2012 और 2017 में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कंपनियों से समझौता भी किया गया था, लेकिन अब नेपाल के PM शेर बहादुर देवा ने जानकारी दी है कि सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल भारत से बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे
करीबन 1250 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है। देवा ने कहा कि पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक विश्वसनीय भारतीय कंपनी के साथ निर्णायक बातचीत की जरूरत है। बता दें कि इसके अलावा नेपाल और भारत पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि भारत ने नेपाल से 2 टूक बातचीत कर रखी है कि अगर काठमांडू भारत के पावर एक्सचेंज मार्केट में बिजली बेचने की योजना बना रहा है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कोई चीनी घटक ना हो। वहीं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यही कारण है कि नेपाल पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भारत के पास पहुंचा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।